अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ को। आज के लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है व्हाट इज़ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, व्हाट आर द causes of gastroesophageal reflux disease, what are the important signs and symptoms which are usually mentioned in exams and in scenarios. We will discuss that. और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे complications of gastroesophageal reflux disease. उसके बाद डिस्कस करेंगे हम investigations, important investigations को डिस्कस करेंगे और आखिर में मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ इसके जो टर्मिनोलॉजी से हमें पता चल रहा है कि जो गैस्ट्रिक और जो ड्यूडिनल कंटेंट होता है, ठीक है, ड्यूडिनल कंटेंट जो वो एक्सपोज हो जाता है कि वो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो जाता है, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ गैस्ट्रोड्यूडिनल कंटेंट, ठीक है, एट एसोफेगस, ठीक है, एसोफेगस के लोअर इन पर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो जाए गैस्ट्रोड्यूडिनल कंटेंट्स का, ठीक है, तो वो होता है हमारे पास गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स ना। इसके नाम से पता चल रहा है कि जो कंटेंट है, ठीक है, कंटेंट का जो रिफ्लक्स हो रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में इसका रिफ्लक्स हो रहा है, ठीक है। सो इसके जो काजेस है उसमें मेन काज वो क्या है, एबनॉर्मल लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के क्या कहते हैं, उसका टोन का कम हो जाना, एबनॉर्मल टोन ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। ओके, जब इसका टोन कम हो जाएगा, ठीक है, अब नॉर्मली टोन जब जो स्टोमक है, ठीक है, स्टोमक से ऊपर जो एसोफेगस है, ठीक है, उनके दरमियान क्या कहते हैं हमारे पास, इसका जो टोन है वो इंक्रीज होना चाहिए ताकि जो कंटेंट है वो स्टोमक से वापस रिफ्लक्स ना कर जाए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, टोन कम हो जाता है, टोन कम होने की वजह से जो इसमें जो कंटेंट है वो दोबारा एसोफेगस में चला जाता है, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हो जाता है, एबनॉर्मल एंड फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ रिलैक्सेशन की वजह से कंटेंट रिफ्लेक्स कर जाता है, ठीक है। तो इसके जो काजेस है, ठीक है, वो मेन है हाइटल हर्निया, ठीक है, जो डायफ्रामेटिक उसमें हर्निया होते हैं, ठीक है, एसोफेगस जो स्टोमक हर्निएट करता है, ठीक है, उसमें मेनली जो स्लाइडिंग टाइप ऑफ हर्निया है, ठीक है, स्टोमक और जो स्टोमक जो है वो स्लाइड करके ऊपर जो क्या कहते हैं चेस्ट कैविटी में आ जाता है, ठीक है, तो स्लाइडिंग टाइप मोस्ट कॉमन काज है, ठीक है। उसके अलावा एसोफेजाइटिस है, एसोफेजाइटिस में क्या हो जाता है हमारे पास, एसोफेजाइटिस में जो टोन है, ठीक है, उसमें जो पेरिस्टाल्सिस है या टोन है वो कम हो जाता है, तो पेरिस्टाल्सिस कम हो जाता है, उसकी वजह से टोन भी कम हो जाता है, पेरिस्टाल्सिक एक्टिविटी कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो कंटेंट रिफ्लेक्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा गैस्ट्रिक इम्पिटिंग अगर डिफेक्टिव हो, ठीक है, डिफेक्टिव गैस्ट्रिक इम्पिटिंग, अभी स्टोमक से ही कंटेंट खाली नहीं हो रहे, ठीक है, आगे नहीं जा रहे, तो उसकी वजह से भी बैक फ्लो या रिफ्लक्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा डिफेक्टिव गैस्ट्रिक इम्पिटिंग हो गया, इसके अलावा इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, ठीक है, एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाए उस सूरत में भी रिफ्लक्स कर सकते हैं, ठीक है। वो मिसाल के तौर पर प्रेगनेंसी में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, इसी तरह ओबेसिटी में भी ये जो एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है और इस वजह से रिफ्लक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो है डाइटरी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी है, डाइटरी और एनवायरमेंटल, इनमें क्या है, जो फैट होते हैं, ठीक है, अगर जो फैट डाइट ज़्यादा लेते हैं पेशेंट्स या जो टी ज़्यादा पीते हैं, ठीक है, उसके अलावा कॉफ़ी भी जो ज़्यादा पीते हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादा देखा गया है कि रिफ्लक्स डिजीज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जो इसके जो इम्पोर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स है, ठीक है, जो गर्ड के जो इम्पोर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स है वो क्या है, एग्जाम सिनेरियोज में जो बार आता है वो है हार्ट बर्न, पेशेंट कहेगा कि उसे हार्ट बर्न, उसमें जलन हो रही है, ठीक है, सीने में जलन हो रही है, उसके साथ साथ रिगर्जिटेशन, वो कहेगा बार बार मुंह में जो खाना खाया है, ठीक है, उसका टेस्ट मुंह में आ रहा होता है, ठीक है, तो ये रिगर्जिटेशन की वजह से होता है। उसके बाद वाटर ब्रेश होता है, वाटर ब्रेश क्या होता है, वाटर ब्रेश ये होता है कि ज़्यादा रिफ्लेक्स की वजह से स्टिमुलेशन, सलाइवरी स्टिमुलेशन ज़्यादा हो जाते हैं, सलाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसकी वजह से रिफ्लेक्स की वजह से सलाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जो उसको कहते हैं वाटर ब्रेश, ज़्यादा वो पेशेंट कहेगा उससे ज़्यादा सलाइवा आता है, ठीक है।
उसके बाद जो पेशेंट का जो ओवरलुक, जनरल ओवरलुक में हमें पेशेंट जो है ओवर वेट नज़र आएगा, ठीक है। पेशेंट ओवर वेट होगा, ठीक है, उसका वज़न ज़्यादा होगा। उसके अलावा वो रात को उसके हिस्ट्री में होगा कि वो रात को बार बार जागता है पेशेंट, ठीक है। ड्यू टू किस वजह से? चोकिंग की वजह से। चोकिंग की क्यों होता है? क्योंकि जो रिफ्लक्स की वजह से लेरिंग्स होते हैं हमारे पास, लेरिंग्स का एडिमा हो जाता है, ठीक है। एडिमा होने की वजह से वो पेशेंट सांस सही नहीं ले पाता, ठीक है। चोकिंग हो जाती है, सांस में मसला हो जाता है इरिटेशन की वजह से, ठीक है। इसको कहते हैं चोकिंग, ठीक है। चोकिंग की वजह से वो बार बार रात को उसका नींद से जागना पड़ता है पेशेंट को। उसके अलावा इसमें कफ की हिस्ट्री भी होती है, ठीक है। उसके अलावा अस्थमा की हिस्ट्री भी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशन को डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास पेशेंट के जो बार बार रिफ्लेक्स की वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है। जो एसोफेगस है वो एक्सपोज हो जाएगा गैस्ट्रिक कंटेंट से, HCl से। तो इस वजह से जो उसमें जो वो सेल है, ठीक है, उसका एपिथेलियम में उसका जो मेटाप्लेजिया हो जाते हैं, ठीक है। जो इसका जो सेल है, ठीक है, वो स्क्वेमस सेल जो सेल कॉलमनर सेल में हो जाते हैं, ठीक है। कॉलमनर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, उसको कहते हैं मेटाप्लेजिया की वजह से बेरेट एसोफेगस हो जाता है। बेरेट एसोफेगस में मेटाप्लेजिया और उसकी वजह के आगे कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगल और एंड ऑफ एसोफेगस भी हो सकता है, ठीक है, इसकी वजह से। उसके अलावा दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वो है हमारे पास एसोफेजाइटिस, ठीक है। उसके कंटेंट की वजह से, स्टोमा के कंटेंट की वजह से उसमें एसोफेजाइटिस हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है, एसोफेगस की। उसके अलावा एनीमिया हो सकती है, ठीक है, एनीमिया हो सकते हैं, उसके ब्लीडिंग की वजह से हो सकती है एनीमिया। उसके अलावा स्टिक्चर्स बन सकते हैं, ठीक है, लोअर के स्टिक्चर्स बन सकते हैं। गैस्ट्रिक वॉल्वुलस बन सकते हैं, ठीक है, जो स्टोमक है उसका वॉल्वुलस बन सकते हैं, ठीक है। जो बेरेट के लिए हम मेनली जो ट्रीट करते हैं इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेजन से और फोटोडायनेमिक थेरेपी से हम इसको क्या कहते हैं, बेरेट को ट्रीट करते हैं, ठीक है। और इससे अगर ट्रीट ना हो जाए तो फिर क्या करते हैं, एसोफेजेक्टोमी करते हैं या एंडोस्कोपिक रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन या रिसेक्शन करते हैं, ठीक है। सो इसमें शॉर्टली हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स। इन्वेस्टिगेशन भी हम उसी वक्त करेंगे जब कोई कंडीशन हो, ठीक है, कोई कंडीशन मीट करे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हम उस वक्त करेंगे जब पेशेंट का एज ग्रेटर देन 50 हो, ठीक है। उसके साथ साथ एटिपिकल सिम्टम्स आए, ठीक है, एटिपिकल सिम्टम्स आए, मिसाल के तौर पर उसमें एनीमिया आए, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन के साइंस आए, या उसमें वेट लॉस आए, ठीक है, या उसके लिम्फ नोड्स हमें पाल्पेट हो जाए, ठीक है, ये एटिपिकल सिम्टम्स है, कार्सिनोमा के सिम्टम्स है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी हम इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, ठीक है, वरना आमतौर पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर कॉम्प्लिकेशंस जो है उसका सस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, हम पेशेंट में, उस वक्त भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? एंडोस्कोपी है। एंडोस्कोपी में हम लोअर एंड ऑफ एसोफेगस को देखेंगे, ठीक है, उसके देखेंगे कि स्ट्रक्चर उसका चेंजेस क्या आया हुआ है, ठीक है, उसके एपिथेलियम में उसके कलर में चेंज थे, उसमें देखेंगे कोई हेमरेजिक एरिया तो नहीं है, ठीक है, इस तरह से एंडोस्कोपी में हम देख लेंगे। उसके अलावा दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो 24 आवर पीएच रिकॉर्डिंग है, ठीक है, पीएच मॉनिटरिंग या रिकॉर्डिंग है। तो पीएच मॉनिटरिंग देखेंगे कि उसका जो पीएच है वो कम तो नहीं हो रहा है, ठीक है, पीएच कम हो रहा है इसका मतलब है कि एसिड रिफ्लेक्स कर रहा है, ठीक है। अगर प्रोब से हम चेक करते हैं, ठीक है, इसको, और पीएच लेस देन 4 हो तो ये डायग्नोस्टिक हो जाता है, ठीक है। ये था हमारे पास इन्वेस्टिगेशन, मेन इन्वेस्टिगेशन। अब हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट में हमने पहला मैनेजमेंट का स्टेप है, हम पेशेंट को कहेंगे अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, ठीक है। जैसे हम कहेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या आता है हमारे पास, उससे कहेंगे हम वेट लॉस करें, वेट कम करें अपना, ठीक है, वेट कम करें। उसके साथ उसे कहेंगे कॉफ़ी हो गया, टी वगैरह उनसे उनको मतलब कम से कम इस्तेमाल करें, ठीक है। वो अल्कोहल वगैरह, स्मोकिंग वगैरह से भी बचे, ठीक है, उसको उनसे कहेंगे उनसे प्रिवेंट करें, ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, हम उसके लिए पीपीआई देते हैं, ठीक है, पीपीआई देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं, ताकि एसोफेजाइटिस को कम कर सके, ठीक है, उसमें एसिड प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है, स्टोमक में, इस वजह से जो रिफ्लेक्स भी कम से कम हो जाएगा। उसके अलावा हम डिसमोटिलिटी में अगर स्टोमक सही तरह कंट्रैक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, डिसमोटिलिटी है तो उस वजह से रिफ्लेक्स होता है, तो इस डिसमोटिलिटी को भी हम ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या देंगे, डोमपेरिडोन देंगे, ठीक है। डोमपेरिडोन क्या करते हैं, उसको मोटिलिटी को बढ़ा देते हैं स्टोमक के, ठीक है। उसके बाद हम एंड एसिड्स देंगे ताकि एसिडिटी कम
कम कर सके, ठीक है, एंड एसिड देंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर इनसे भी ट्रीटमेंट अगर ट्रीट ना हो सके तो उस वक़्त हम क्या करेंगे, लेप्रोस्कोपिक एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी करेंगे। ओके, एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी करेंगे। एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी में करते क्या है, इसमें हम करते हैं फंडोप्लाइकेशन करते हैं। फंडोप्लाइकेशन में क्या करते हैं, जो लोअर एंड जो स्टोमक है, ठीक है, स्टोमक के जो इसका जो कार्डिया है, ठीक है, उसको इसके गिर्द क्या करते हैं हम, जो एसोफेगस के लोअर एंड के गिर्द हम इसको प्लाइकेट करते हैं, इसको अलाइगेट करते हैं ताकि इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो ल्यूमेन है वो स्मॉल हो जाए, छोटा हो जाए, ठीक है। इसमें एक पार्शल होता है, एक पार्शल फंडोप्लाइकेशन होता है, दूसरा होता है कंप्लीट फंडोप्लाइकेशन, ठीक है, जिसमें कंप्लीट में पार्शल में हम हाफ ऑफ द वॉल को प्लाइकेट करते हैं, ठीक है। सो ये दिस इज़ अबाउट फंडोप्लाइकेशन, ठीक है। अब ये था हमारे पास गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के मैनेजमेंट और इसके साइन एंड सिम्टम्स और इम्पोर्टेंस पॉइंट, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ अगर किसी में से कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।